नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। 8 नवंबर 2023 की न्यूज़ के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। ये जो चैनल है आपके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में करंट अफेयर से लेकर के इकोनॉमी, जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उन सब के वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवाता है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ पहली है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी कि STPI जो है उसने फ्रॉम स्टार्टअप टू स्केल अप रोल ऑफ डिजिटल इंडिया एंड अपॉर्चुनिटी अहेड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक संगठन है। इसका मुख्य कार्य सॉफ्टवेयर निर्यात और तकनीकी स्टार्टअप्स को इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी इंग्लिश में हो जाएगी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंट जो हैं, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि उद्योग संवर्धन को हम कह देंगे प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, और आंतरिक व्यापार यानी इंटरनल ट्रेड, इसके लिए जो है विभाग हैं, तो डिपार्टमेंट हो गया ये। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगा DPIIT का मतलब यहाँ पर जो होगा इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। तो DPIIT जो है ये, जिसको हम क्या कह रहे हैं, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अक्टूबर 2023 तक कुल 1.14 लाख स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की है। यानी 1 लाख और लगभग 14,000 के आसपास स्टार्टअप्स को मान्यता मिली है अक्टूबर 2023 तक। इनमें से 50% से अधिक स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर डिजिटल इंडिया का प्रभाव देखें तो इंडिया स्टैक और JAM ट्रिनिटी ने पब्लिक डिजिटल गुड्स यानी सॉफ्टवेयर और डेटाबेस आदि का उपयोग करने हेतु स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया है। JAM ट्रिनिटी जो है जन धन खाता और आधार और मोबाइल, तो जे का मतलब जन धन, A का मतलब आधार और M का मतलब मोबाइल, तो JA ट्रिनिटी का मतलब हुआ जन धन, आधार और मोबाइल, इन तीनों का एक साथ ट्रिनिटी जो है। भारत की 4G अवसंरचना 98% से अधिक आबादी को कवर कर देती है। साथ ही इसने भारतीय स्टार्टअप्स को अधिक उपभोक्ताओं तक अपनी इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने का अवसर प्रदान किया है। डिजिटल इंडिया के कारण स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों में सहयोगी इकोसिस्टम, डिजिटल अवसंरचना, सरलीकृत विनियामक प्रक्रिया आदि शामिल हैं। डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने में स्टार्टअप्स का योगदान, उससे पहले हम समझेंगे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है। इससे जो ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने 2015 में आरंभ किया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है। निम्नलिखित 3 मुख्य उद्देश्यों पर फोकस करके व्यवसायों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। डिजिटल अवसंरचना, ई-गवर्नेंस और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, ये इन पर फोकस करेगा, इन पर ध्यान देगा। डिजिटल अवसंरचना पर यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, इसके अलावा ई-गवर्नेंस को, इसके अलावा सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत प्रमुख स्तंभ और प्रमुख नोडल विभाग कौन कौन से हैं डिजिटल इंडिया विभाग के अंतर्गत। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो ब्रॉडबैंड हाईवेज जो हैं, ब्रॉडबैंड हाईवेज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूरसंचार विभाग जो DOT हैं, ठीक है, मैती और डॉट जो हैं DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये जो है नोडल विभाग हैं ब्रॉडबैंड हाईवेज स्तंभ के लिए। इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच जो है
वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और डाक विभाग के अंतर्गत मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी सर्विस पहुँचे। इसके अलावा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ये भी MeitY के अंतर्गत है। ई गवर्नेंस MeitY के अंतर्गत है। ई क्रांति MeitY के अंतर्गत है। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल MeitY के अंतर्गत है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण MeitY के अंतर्गत है। रोजगार के लिए IT जो है MeitY और DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम यानी कि MeitY और अन्य विभाग जो है उसके अंतर्गत ही आता है। अब स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने में, मतलब डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने में स्टार्टअप्स का योगदान क्या है? तो स्टार्टअप्स रोजगार के अवसर, बेहतर कौशल, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराकर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टार्टअप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल इंडिया के स्तंभों से प्रेरित इन्फोग्राफिक देखिए, ये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, समुदायों को सशक्त और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं। स्टार्टअप्स के लिए उभरते क्षेत्र देखें तो अवसंरचना विकास से जुड़ी सरकारी पहलें जैसे ओपन नेटवर्क, इनक्यूबेशन सेंटर आदि। ग्रामीण बाजार की क्षमताओं का उपयोग देखें तो ऑनलाइन बाजार उद्योगों का औपचारिकरण आदि। तकनीकी रुझान देखें तो ऐप इक्विफेशन, एडवांस कंप्यूटिंग तकनीक जो हैं ये स्टार्टअप्स के उभरते क्षेत्र जो हैं। अवसंरचना विकास से जुड़ी सरकारी पहले जैसे ओपन नेटवर्क, इसके अलावा इनक्यूबेशन सेंटर ये हैं। अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी, इसके अलावा ग्रामीण बाजार की क्षमताओं का उपयोग, ऑनलाइन बाजार उद्योगों का औपचारीकरण, इसके अलावा तकनीकी रुझान देखें तो ऐप इफिकेशन, एडवांस कंप्यूटिंग तकनीक ये सब बढ़ रही हैं। अगले खबर की बात करते हैं तो वह है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो ये जो ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट है वो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने जारी की है। क्या है ये और उसको समझते हैं, देखिएगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली, इसको हम समझेंगे उससे पहले समझ लेते हैं खबर क्या है। जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस ऐसा वित्त है जिसका इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन की समस्या का शमन यानी कि मिटिगेशन करने के लिए और उसके प्रति अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन संबंधी कार्यों के वित्त पोषण में किया जाता है। इसको हम जलवायु वित्त कहते हैं। इस फंड का, इस फाइनेंस का जो है वित्त पोषण हेतु सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाया जाता है। शमन संबंधी कार्यक्रम देखें, इसके तहत जलवायु परिवर्तन के कारणों से निपटा जाता है। अनुकूल संबंधी कार्यक्रम देखें तो इसके तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटा जाता है। तो कारणों से निपटा जाता तो वह शमन है और प्रभावों से निपटा जाता तो वह अनुकूलन है। रिपोर्ट की मुख्य बिंदु पर एक नजर डालें। 2021-2022 में वार्षिक स्तर पर औसत जलवायु वित्त प्रवाह लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह राशि पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। जलवायु वित्त में हुई वृद्धि का 90% हिस्सा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान और भारत को प्राप्त हुआ है। 90% हिस्सा जलवायु वित्त में हुई वृद्धि का 90% हिस्सा जो है वो चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील और जापान और अमेरिका मतलब भारत को प्राप्त हुआ है। सभी क्षेत्रों में जलवायु वित्त समान रूप से प्राप्त नहीं है। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र जलवायु वित्त का अधिकांश हिस्सा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र, ठीक है। कुल जलवायु वित्त में 49% भागीदारी निजी क्षेत्र की है, ठीक है। तो जलवायु वित्त में हुई वृद्धि का 90% हिस्सा जो है, जो वृद्धि हुई है, जो उसमें बढ़ाया गया है, वो हिस्सा इन देशों को प्राप्त हुआ है जिसमें भारत भी शामिल है, ठीक है। और कुल जलवायु वित्त जो है उसमें 49% भागीदारी जो है प्राइवेट सेक्टर की है। अनुकूलन हेतु, एडेप्टेशन हेतु वित्त की उपलब्धता में लगातार गिरावट जारी है। साथ ही अनुकूलन हेतु उपलब्ध वित्त के 98% की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र से होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से होती हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से मतलब होती हैं। सिफारिशें देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करते हुए जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप नियम और आर्थिक प्रोत्साहन बनाए जाने चाहिए, सिफारिशें हुई है। इसके अलावा निजी क्षेत्र से जलवायु वित्त के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रियायती वित्त का लाभ उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा वित्तीय प्रणालियों में जलवायु संबंधी अनुकूलन और लचीलेपन को मुख्य रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जस्ट ट्रांजिशन की राह में आगे बढ़ते हुए अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल्स जो है, अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। जलवायु वित्त से संबंधित डेटा को व्यापक और सार्वजनिक रूप से सर्वसुलभ किया जाना चाहिए। जलवायु वित्त से संबंधित फ्रेमवर्क्स जो हैं उनकी इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार
करने की और उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी देशों को मिलकर के काम करना चाहिए। अब हम समझते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है, वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली क्या है। ठीक है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF, इसे रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान स्थापित किया गया था। 183 देशों के साथ मिलकर ये कार्य करने वाली 18 एजेंसियों की एक विशिष्ट साझेदारी है। इसका काम दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है। दूसरा है अनुकूलन फंड यानी एडप्शन फंड। ये क्या है, इसकी स्थापना 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में अनुकूलन संबंधी बेहतर परियोजनाओं और योजनाओं का वित्त पोषण करना है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड यानी कि SCCF की इसकी स्थापना 2001 में निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी। अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण, ऊर्जा परिवहन, ये जो हैं इनसे संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की गई थी, जिसको हम स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड कहते हैं। SCCF 2001 में किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर LDCF है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड जो है, इसकी स्थापना जो है NAPA यानी कि नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के निर्माण और कार्यान्वयन के अल्प विकसित देशों की सहायता को प्रदान करने के लिए किया था। इसके अलावा हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF जो कहते हैं, इसे 2010 में कानकून समझौते के तहत स्थापित किया था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजना यानी कि NDC जो है उसके तहत निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के उसे समर्थन प्राप्त करवाना था। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। वह वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की घटना के 470 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आए अब तक के सबसे प्राचीन ब्लैक होल की खोज की है। अब तक के सबसे प्राचीन ब्लैक होल की खोज हुई है और वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की घटना के 470 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आए अब तक के सबसे प्राचीन ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर की खोज की है। ये ब्लैक होल, ये कृष्ण विवर लगभग 13.2 बिलियन वर्ष पुराना है, जबकि हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है और 13.2 बिलियन वर्ष पुराना जो है ये ब्लैक होल है। ये खोज जो है UHZ1 नामक आकाश गंगा में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अवलोकन की सहायता से की गई हैं। तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है ये क्या है, इसको समझेंगे अभी। ये अवलोकन जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की सहायता से किया है वो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्र एक्स-रे वेधशाला से किया गया है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है इसके तहत किसी बड़े बड़े पिंड जो होते हैं, किसी बड़े पिंड जैसे A का प्रबल गुरुत्वाकर्षण अपने पीछे स्थित पिंड B जो अवलोकन दूरबीन की सीध में पिंड में A के पीछे हैं, उससे आने वाले प्रकाश को मोड़ते हुए उसे आवर्धित मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, इसके कारण अवलोकन कर रहे दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तब तक पिंड B का भी प्रकाश पहुंच जाता है। ये परिघटना जो है एक विशाल मैग्नीफाइंग लेंस की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, आकाशगंगा UHZ1 में मौजूद ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। देखिए, ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के ब्लैक होल सेजिटेरियस A से 10 गुना बड़ा है। ठीक है, आकाशगंगा UHZ1 में मौजूद ब्लैक होल जो हैं वो हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल जो हैं सेजिटेरियस A उससे 10 गुना बड़ा है। हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे जो है उसमें ब्लैक होल जो है सेजिटेरियस A उससे 10 गुना बड़ा है UHZ1। ठीक है, ये इसका नाम दिया गया है UHZ1। इसका भार जो है UHZ1 आकाशगंगा के सभी तारों के द्रव्यमान के लगभग 10 से लेकर के 100% तक हो सकता है। इसे क्वासर माना जा रहा है क्योंकि अभी भी फैल रहा है। इसके आसपास की गैसें अत्यधिक दीप्तिमान भी हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है, इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब किसी विशाल तारे का अंत होता है या तारे अपने केंद्र की ओर संकुचित या संपीड़ित हो जाते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन का महत्व देखें तो इसके अध्ययन से समझा जा सकता है कि अत्यंत प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में पदार्थ कैसे व्यवहार करता है। इसके अलावा ब्रह्मांड का विस्तार किस गति से हो रहा है और कैसे विकसित हुआ है ये भी समझा जा सकता है। अब हम समझ लेते हैं चंद्र एक्स-रे वेधशाला क्या है और जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है। चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी जो है ये 1999 में स्थापित टेलीस्कोप है। इसे ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले क्षेत्रों में एक्स-रे अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें तारों या सुपरनोवा विस्फोट के अवशेष आदि शामिल हैं।
जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो इसे 2021 में लॉन्च कर दिया गया था। लैग्रेंज 2.L2 पर ये स्थापित है। L2 और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम 1 मिलियन मील है। ठीक, 1 मिलियन मील पर ये स्थापित हैं। यह अंतरिक्ष में स्थापित की गई अब तक की सबसे शक्तिशाली खगोलीय वेधशाला यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैं। यह अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड में ब्रह्मांड का अवलोकन करती हैं। अगली खबर की बात करें तो बिहार में जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों समेत कुल 215 जातिगत समूहों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त कुछ आंकड़े जो हैं वो बता देता हूँ। बिहार में प्रत्येक 3 में से एक परिवार गरीब है जिसकी मासिक आय 6,000 रुपया उससे भी कम है। प्रत्येक 3 में से एक तिहाई कह सकते हैं गरीबी है। बिहार के 50 लाख से अधिक लोग दूसरे राज्यों में अप्रवासी के रूप में रह रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले समझना है। ये नीति निर्माण, गरीब और वंचित वर्गों की पहचान, आरक्षण संबंधी मानदंडों के बदलाव और सुधार आदि के लिए नवीनतम डेटा प्रदान करती हैं। जाति आधारित जनगणना से जुड़ी चिंताएं देखें तो ये जाति आधारित विभाजन को और मजबूत कर सकती है। इसके अलावा इससे जाति व्यवस्था यथावत बनी रह सकती है। जाति को परिभाषित करना कठिन हो सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रभावी जातिगत जनगणना हेतु प्रत्येक जाति की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में भारत में वृहद जातीय अवसंरचना के मद्देनजर सभी जातियों को परिभाषित कर पाना आसान कार्य बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जाति आधारित जनगणना का इतिहास देखें तो भारत में जनगणना की प्रक्रिया 1872 से शुरू हुई थी। उस समय इसे पूरे देश में एक साथ आयोजित नहीं किया जाता था। वर्ष 1931 तक सभी जनगणनाओं में विशिष्ट क्षेत्रों, समुदायों, जातियों, आर्थिक समूहों के संबंध में अलग अलग जानकारियां भी शामिल की जाती थीं। इसके जरिए परिवारों की प्रगति को मापा जाता था। इसके बाद 1941 में भी जाति आधारित डेटा एकत्रित किया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। 1941 में एक डेटा एकत्रित हुआ था लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ। 1931 तक जो है इस तरह से था। 1941 में जाति आधारित डेटा प्रकाशित नहीं हुआ। 1951 से 2011 तक जो है स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है। हालांकि इनमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा प्रकाशित नहीं किया गया है। SC/ST जो है उनके ही डेटा प्रकाशित हुए 1951 देश से जब आज़ाद हुआ तब से लेकर के 2011 तक। केंद्र सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि SECC आयोजित की थी, लेकिन इसके परिणाम जारी नहीं किए गए। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस यानी TB जो है उस रिपोर्ट को जारी किया है। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस TB रिपोर्ट 2023। तो WHO ने TB के बारे में क्या कहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु वैश्विक संदर्भ में है। 2022 में वैश्विक स्तर पर TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है TB यानी ट्यूबरक्लोसिस TB क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं, उसके 7.5 मिलियन नए दर्ज मामले किए गए हैं। 7.5 यानी 7.5 मिलियन नए मामले आए हैं 2022 में वैश्विक स्तर पर। 2022 में दुनिया भर में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कांड TB है। पहला कांड जो है अन्य कोई कांड रहा है, दूसरा सबसे बड़ा कांड जो है दुनिया भर में TB रहा है। गौरतलब है कि 2022 में कोरोना वायरस से सबसे अधिक मौतों की मृत्यु हुई थी 2022 में, लेकिन दूसरी सबसे अधिक मौतें जो है TB के कारण हुई हैं। वर्ष 2015 से 2022 के बीच TB के मामलों में कुल 8.7% की कमी दर्ज की गई। 15 से 2022 के बीच में यह आंकड़ा WHO की एंड TB स्ट्रेटजी यानी कि ख़त्म करो TB की रणनीति जो है, ख़त्म करो TB इसकी रणनीति के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। WHO की एंड TB स्ट्रेटजी जो है उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। 8.7% की कमी दर्ज की गई थी 15 से 2022 के दरमियान। इस स्ट्रेटजी के तहत 2025 तक TB मामलों में 50% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022 में दवा प्रतिरोधी TB यानी ड्रग रेजिस्टेंट TB से पीड़ित 5 में से केवल 2 लोगों का ही इलाज मिल पाया है। ठीक है, 2022 में पीड़ित 5 जो दवा प्रतिरोधी TB हैं उससे पीड़ित 5 में से केवल 2 का इलाज मिल पाया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर भारत के संदर्भ में डालें। 2020-21 के दौरान TB के नए मामलों में गिरावट का 60% भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया में दर्ज किया गया है। यानी कि TB के नए मामलों में आई गिरावट का 60% हिस्सा भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में दर्ज किया गया 2022 और 2020-21 के दरमियान।
विश्व भर में टीबी के 27% मरीज जो है वो भारत में है, 27%। ठीक है। टीबी रोग एयरबॉर्न बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ठीक है, ये एयरबॉर्न बैक्टीरिया है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। एयरबॉर्न का मतलब है एयर में ही बॉर्न हो जाता है, जन्म लेता है। आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों को प्रभावित होने वाली टीबी को पल्मोनरी टीबी भी कहा जाता है। टीबी के इलाज के लिए सबसे आम दवाओं में आइसोनियाजिड, रिमफेसिन, रिमफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन, क्षमा कीजिएगा, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, एथेम्ब्यूटोल के अलावा पायराजिनामाइड। तो आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, एथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड आदि शामिल है। वर्तमान में टीबी की रोकथाम के लिए लाइसेंस प्राप्त करना एकमात्र बेसिल कैलमेट गुएरिन यानी बीसीजी, जिसको हम कहते हैं बीसीजी का टीका है। यहाँ पर बीसीजी की फुल फॉर्म देख लो तो बेसिल कैलमेट गुएरिन। तो वर्तमान में टीबी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका है। टीबी रोगाणु जो होते हैं हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित करते हैं। उसे टीबी का खतरा उन लोगों को सबसे अधिक होता है जो किससे पीड़ित हैं, मधुमेह से पीड़ित हैं, HIV से संक्रमित हैं, अल्प पोषण के शिकायत हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें। भारत में टीबी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम। टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2025 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य 2025 तक देश से टीबी का उन्मूलन करना है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान, ठीक है, भारत में शुरू की गई कदम रणनीति में पहला है टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2025 की शुरुआत की गई है। 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना, भारत में देश का टीबी का उन्मूलन करना लक्ष्य है 25 तक। इसके अलावा देखें तो टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य टीबी के मरीजों के इलाज की पूरी अवधि तक पोषण सहायता प्रदान करना है। दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में जानते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी MDR, इसके अलावा एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस यानी कि XDR टीबी, इसके अलावा टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस यानी TDR टीबी। तो MDR, XDR और TDR 3 प्रकार की टीबी जो हैं दवाओं के प्रतिरोध के रूप में सामने आती हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या है? इसमें टीबी बैक्टीरिया कम से कम आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेती हैं, अर्थात मरीज पर इन दवाओं का असर नहीं होता है, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन। दूसरी है XDR टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस या टीबी क्या है? इसमें टीबी बैक्टीरिया आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन दवाओं के साथ साथ कोई भी फ्लोरोक्विनोन दवा और सेकेंड लाइन उपचार हेतु 3 इंजेक्शन वाली दवाओं में से एक के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है। इसके अलावा देखें टोटली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या है? इसमें बैक्टीरिया पहले एक दूसरे चरण में दी जाने वाली सभी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है और TDR टीबी वाले मरीज पर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन की भी दवा का काम कोई असर नहीं होता है। तो टोटली, मल्टी, एक्सटेंसिवली, ये 3 प्रकार की टीबी हैं। तो मल्टी ड्रग, एक्सटेंसिवली ड्रग और टोटली ड्रग, ये 3 प्रकार की दवाओं के खिलाफ MDR, XDR और TDR टीबी देखने को मिलती हैं। ठीक है, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली खबर पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उनके दिशा निर्देश देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायनों से युक्त पटाखों के उपयोग पर 2021 में जारी उसके दिशा निर्देश केवल दिल्ली NCR तक नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होंगे। शीर्ष न्यायालय ने ये दिशा निर्देश त्योहारों के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए गए थे। गौरतलब है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है बल्कि प्रतिबंध केवल बेरियम साल्ट युक्त पटाखों की खरीद बिक्री पर ही उपयोग लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में क्या कहा? गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा था कि उनके पटाखों का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध नहीं है बल्कि ये प्रतिबंध बेरियम साल्ट युक्त पटाखों की खरीद बिक्री पर लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति है। 2018 की जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति है।
ठीक है। ध्यातव्य है कि ग्रीन पटाखों से संबंधित सामान्य पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30% कम वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा ग्रीन पटाखों को बनाने में बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक रसायन भी उपयोग नहीं किए जाते हैं। सामान्य पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाले विषाक्त धातुओं के सतह ग्रीन पटाखों में अपेक्षाकृत कम खतरनाक यौगिकों और रसायनों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अनुसंधान निम्नलिखित ग्रीन पटाखे विकसित किए हैं। जैसे एक तो श्वास नाम का है, एक स्टार नाम का है, एक सफल नाम का है। तो SWAS ये क्या है, इसको हम कहते हैं सेफ वाटर रिलीजर। सेफ वाटर रिलीजर पटाखों को फोड़ने से उत्सर्जित धूल कणों के प्रभाव से यानी पटाखों में उत्सर्जित जल वाष्प को समाप्त कर देती हैं, जल वाष्प समाप्त कर देती हैं ऐसे कणों को। इसके अलावा देखें स्टार देखें तो सेफ थर्माइड क्रैकर, इनमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होते हैं। ये कम पार्टिकुलेंट मैटर यानी PM उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पटाखे फोड़ने पर ध्वनि प्रदूषण कम होता है। तीसरी है सफल SAFAL, इसके निर्माण में एल्यूमिनियम का बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम का उपयोग एक एल्यूमिनियम की भरपाई की जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम का उपयोग करके एल्यूमिनियम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो सफल ये एल्यूमिनियम की कम मात्रा उपयोग में ली जाती है। अब बात करते हैं वायु में ध्वनि प्रदूषण के लिए नियंत्रित शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलें, जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसका उद्देश्य 2025-26 तक PM10 की सांद्रता में 40% तक की कमी करना है। इसके अलावा देखें तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP योजना NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शुरू की गई है, जिसको हम कहते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2000 के जरिए रात के समय शोर के स्तर को कम करने के लिए पटाखों को फोड़ने, लाउड स्पीकर बजाने इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है। बात करते हैं पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों के खतरनाक और विषाक्त प्रभाव की। तो ध्यान दीजिएगा, यौगिक सामग्री प्रभाव इनकी बात करते हैं। सबसे पहले एक तरफ मैं यौगिक बताऊंगा, जो सामग्री है वो बताऊंगा, दूसरी तरफ इनका प्रभाव क्या है, पटाखों के खतरनाक और विषाक्त प्रभाव देखें। तो एल्यूमिनियम का प्रभाव क्या होता है, एल्यूमिनियम का प्रभाव होता है संपर्क में आने से त्वचा में जलन, सूजन, जैव संचयन यानी कि शरीर में रसायनों का संचयन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव ये होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से अम्लीय वर्षा होती है जो जल स्रोतों, वनस्पतियों, संपदाओं, धरोहरों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट जहरीली धूल और कैंसर कारी सल्फर कोल कंपाउंड उत्सर्जित करता है। इसके अलावा देखें तो परक्लोरेट अमोनियम और पोटेशियम देखें तो भूजल और सतही जल को प्रदूषित कर सकता है। मनुष्यों और जानवरों में थायराइड विकार को जन्म दे सकता है परक्लोरेट अमोनियम और पोटेशियम। ठीक है, इसके अलावा देखें तो बेरियम नाइट्रेट है, ये विषाक्त हैं, धुएं के श्वसन से जलन हो सकती है। तांबे के यौगिक हैं, ये जो हैं पॉलीक्लोरोनेटेड डाइऑक्सिन और डीबेंजाफ्यूरेंस जैसे प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्लोरीनेटेड डाइऑक्सिन और डीबेंजाफ्यूरेंस ये इस जैसे प्रदूषक करता है। ये प्रदूषक जो होते हैं जैव संचयन का रूप धारण कर लेते हैं और कैंसर का खतरा बना रहता है तांबे के इन पॉलीक्लोरोनेटेड डाइऑक्सिन और डीबेंजोफ्यूरेंस से। इसके अलावा एंटीमनी सल्फाइड की बात करें तो एंटीमनी सल्फाइड ये विषाक्त धुआं होने से कैंसर संभव होता है। इसके अलावा देखें तो लेड डाइऑक्साइड या नाइट्रेट या क्लोराइड देखें तो लेड डाइऑक्साइड या लेड नाइट्रेट या लेड क्लोराइड जो हैं ये जैव संचयन में योगदान देते हैं, अजन्मे शिशुओं और बच्चों के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, कई दिनों तक वायु में मौजूद रह सकते हैं, पौधों और जानवरों के लिए विषाक्त होते हैं। अगली बात करें लिथियम यौगिक की, जलाने पर जहरीला और जलन पैदा करने वाला धुआं उत्पन्न करता है। मरकरी पारा यानी मर्क्यूरस क्लोराइड ये विषाक्त भारी धातु हैं और जैव संचयन में योगदान देता है। नाइट्रिक डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो सांस लेने से शरीर के अंदर विषैले पदार्थ जमा होते हैं, यह एक मुक्त रेडिकल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सांस लेने से विषाक्त रूप धारण कर लेता है, ये मुक्त रेडिकल तत्व हैं जो शरीर को विभिन्न रूपों में नुकसान पहुंचाता है। ओजोन की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ये फेफड़ों को प्रभावित करती हैं, इनमें जलन पैदा करती हैं। इसके अलावा देखें तो आर्सेनिक यौगिक जो होते हैं जहरीली राख से फेफड़ों कैंसर हो सकता है, त्वचा में जलन होती है और चेहरे पर मुंह से हो सकते हैं आर्सेनिक यौगिक से। इसके अलावा स्ट्रोंशियम यौगिक हैं, शरीर में कैल्शियम की जगह लेता है और स्ट्रोंशियम क्लोराइड थोड़ा विषाक्त होता है। अब हम सुर्खियों की बात करें तो सुर्खियों में हमारी पहली सुर्खी है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन
संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM, ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एक कार्यक्रम है, ध्यान दीजिएगा। IOM यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। IOM के हालिया बयान के अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के लगभग 6.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उत्पत्ति से 1951 में प्रोविजनल इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेट्स फॉर यूरोप यानी PICMME, ठीक, पिकम्मे जिसको हम कह सकते हैं, पिकम्मी कह सकते हैं, PICMME, इसकी स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजनल इंटर गवर्नमेंटल कमेटी। तो PIC फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेट्स फ्रॉम यूरोप, तो मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप यानी कि की स्थापना की गई है 1951 में। ठीक है। PICMME की स्थापना की गई है 1951 में, और 1989 में इसका नाम बदल करके IOM कर दिया गया। पहले इसे PICMME कहा जाता था यानी कि प्रोविजनल इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द मूवमेंट ऑफ द माइग्रेंट्स फ्रॉम द यूरोप। IOM के बारे में जाने, प्रवासन के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक अग्रणी अंतर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप है, NGO है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक भाग है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक NGO है। कार्य की बात करें तो IOM प्रवासन से जुड़े मामलों की देखरेख करता है, जैसे प्रवासन और विकास, प्रवासन को आसान बनाना, प्रवासन को विनियमित करना, जबरन प्रवासन की समस्या का समाधान करना। इसके 175 सदस्य हैं देश, और संगठन 8 राष्ट्र इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल क्या है? भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रलय मिसाइल के बारे में जाने तो इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के तहत किया है। रक्षा अनुसंधान यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर तैनात किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल LAC और LOC जो है इन पर तैनात किया जाएगा। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये प्रलय मिसाइल की बात हो रही है। प्रलय मारक क्षमता की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, SRBM है। ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उसको ICBM कहते हैं, और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को SRBM कहते हैं। मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ये प्रलय मिसाइल हैं। मिसाइल प्रकार देखें तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। पेलोड क्षमता की बात करें तो 500 से 1000 किलोग्राम तक का भार वहन कर सकती हैं। ये ठोस ईंधन वाली बैटल फील्ड मिसाइल हैं। यह मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित हैं। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो हैं उस पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर ये आधारित हैं। बैटल फील्ड मिसाइल हैं, ठोस ईंधन वाली मिसाइल हैं, 500 से 1000 किलोग्राम तक का भार वहन कर सकती हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। मारक क्षमता 350 से 500 किलोग्राम तक की मारक क्षमता है। हवा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदल सकती हैं। ये इतनी क्षमता वाली हैं। इसके अलावा रूस की इस्कैंडर मिसाइल और चीन की डोंग फेंग 12 मिसाइल जितनी शक्तिशाली है ये इस्कैंडर और डोंग फेंग 12। भारत के अन्य शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स देखें, SRBMs देखें तो पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 जो हैं वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है हमारा पौरा ध्वनि कार्यक्रम। पौरा ध्वनि कार्यक्रम क्या है? केरल राज्य साक्षरता मिशन, केरल स्टेट लिटरेसी मिशन यानी KSLM का एक कार्यक्रम है। केरल राज्य साक्षरता मिशन का एक कार्यक्रम है जिसको हम पौरा ध्वनि कार्यक्रम कहते हैं। इसे राज्य के 8 तटीय और जनजातीय जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रवृत्ति, स्वतंत्र सोच, धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक भावनावान अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है ताकि एक स्वतंत्र नागरिक समाज की स्थापना हो सके। इस कार्यक्रम के तहत 6 सूत्रीय सिद्धांतों को अपनाया गया है। इसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। हाशिए पर मौजूद वर्गों के आधार पर सुनिश्चित करना,
इसमें से कुछ सूत्री सिद्धांतों को अपनाया गया। इसमें से कुछ निम्न नीचे दिखा रहा हूँ मैं। 6 सूत्री में एक ये है कि हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करना, इसके अलावा लोकतंत्र और भाईचारे को मजबूत करना, इसके अलावा केरल में भेदभाव रहित एक समतावादी समाज की स्थापना करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विषयों में स्वतंत्रता संघर्ष और आदिवासी वन अधिकार आदि शामिल हैं। अगली खबर की बात करें तो सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स जो हैं है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नामक आदित्य L1 के पेलोड ने सौर ज्वालाओं की पहली झलक कैद की है। तो जैसे ही हमने जो आदित्य L1 भेजा, यहाँ से आदित्य L1 सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद उसने एक पहली झलक भी कैद की है। और आदित्य L1 में एक पेलोड था जिसका नाम है HELOS। तो हेलोज क्या है? हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है ये। हाई एनर्जी यानी HE और L1 यानी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे मीटर यानी कि OS, ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो OS ऑर्बिटिंग को O कह देंगे और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को S कह देंगे। तो ये इस नाम की, जिसको हम हेलोस कह सकते हैं, हेलोस नामक आदित्य L1 के पेलोड ने सौर ज्वालाओं की यानी सोलर फ्लेयर्स की तस्वीर कैद की है। सौर ज्वालाएं क्या होती हैं? सूर्य से चुंबकीय ऊर्जा के रूप में निकलने वाली विकिरण एक तीव्र विस्फोट होती हैं। सौर मंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटना है। इसकी उत्पत्ति सौर सतह के उन क्षेत्रों से होती है जहाँ सौर सतह पर सन स्पॉट यानी गहरे काले और अन्य हिस्सों की तुलना में कम गर्म क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से प्रबल होता है। ये पृथ्वी के आयन मंडल में हलचल उत्पन्न करके रेडियो संचार को बाधित कर सकती हैं। सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर लगभग सभी तरंग दैर्घ्यों में प्रबलता के साथ उत्सर्जित होती हैं। इनमें रेडियो, ऑप्टिकल, पराबैंगनी और सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, गामा रे आदि शामिल हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है जियोग्लिफ। क्या है जियोग्लिफ? तेलंगाना में लौह युग का जियोग्लिफ वृत्त मिला है। लौह युग का लगभग 3000 वर्ष पुराना ये है। तेलंगाना में जियोग्लिफ क्या है? ये एक वृत्त है। जियोग्लिफ वृत्त क्या है, ध्यान दीजिएगा। जियोग्लिफ प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट का एक रूप है। रॉक आर्ट का क्या है? एक रूप है। इन्हें लैटराइट पठारों की सतह पर बनाया जाता है। जियोग्लिफ वृत्त इन्हें बनाने के लिए किसी चट्टान की सतह के एक हिस्से को काट कर, तराश कर या घिसकर उसे हटाया जाता है। जियोग्लिफ में ज़्यादातर विभिन्न वनस्पतियाँ, जानवर, ज्यामितीय आकृतियाँ, काल्पनिक डिज़ाइन और एक दूसरे को काट कर बनाए जाने वाली रेखा चित्रित की जाती हैं। दुनिया के कुछ प्रसिद्ध जियोग्लिफ के उदाहरण देखें तो एक पेरू में मिला है नाजका लाइन्स, चिली में मिला है अटाकामा जाइंट, USA में मिला है ब्लिंथ इंटेग्लियोस USA। भारत में अधिकतर जियोग्लिफ महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगली खबर की बात करें तो वो है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप, CFE। CFE क्या है? ये जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल आर्म्ड और F फोर्सेज इन यूरोप यानी CFE। तो कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE है, उन पर ट्रीटी है। तो ट्रीटी ऑन CFE यानी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। रूस ने CFE यानी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप यानी यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। रूस ने CFE से बाहर निकलने की घोषणा की। इसकी प्रतिक्रिया में नाटो ने इस संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। ठीक है। इस संधि पर 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे। CFE ट्रीटी जो है वो, इस संधि के तहत नाटो और वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य ये सहमति बनी थी कि वे अटलांटिक महासागर एवं यूराल पर्वत के बीच के क्षेत्र में बराबर संख्या में अस्त्रों की तैनाती कर सकते हैं। इन अस्त्रों में टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, भारी तोपखाने आदि शामिल हैं। वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1955 में की गई थी और ये एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन था। इसे वार्सा पैक्ट भी कहा जाता था, 1955 वाला। ठीक है। ये संधि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों के बीच संपन्न
की गई थी, हालांकि 1991 में इसका विघटन हो गया था। अब हम बात करते हैं यूक्लाइड मिशन। यूक्लाइड मिशन क्या है? यूक्लिड मिशन जिसे हम कहते हैं, यूक्लिड मिशन क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड की पूरी रंगीन तस्वीर जारी की गई है। यूक्लिड मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित एक संचालित है। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। यह ब्रह्मांड का सर्वेक्षण करने वाला एक मिशन है। इस मिशन को यूनिवर्सल स्केल पर डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के गुणों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। ब्रह्मांड का सर्वेक्षण करने वाला मिशन है ये, ठीक है। इसके तहत ब्रह्मांड का 3D मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मांड के 1/3 से अधिक भाग में 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक फैली अरबों आकाशगंगाओं का अवलोकन किया जाएगा। यह टेलीस्कोप लैग्रेंजियन पॉइंट L2 की कक्षा में परिक्रमा करेगा, ठीक है। इस मिशन का जीवन काल 6 वर्ष है। इसके तहत ब्रह्मांड के ऑप्टिकल एवं नियर इंफ्रारेड प्रकाश में तस्वीरें ली जाएंगी। अगली खबर की बात करें तो वो है क्रिकेट में टाइम्स आउट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पहली बार एक बल्लेबाज यानी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट दिया गया है। इसके चलते वो बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले पेविलियन लौट गया। विश्व कप के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको हम कहते हैं, उसके ICC के खेल नियमों के अनुसार नए बल्लेबाज को पिछला विकेट गिरने के 2 मिनट के भीतर पिच पर पहुंचकर गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार होना जरूरी है, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। लेकिन अगर नहीं पहुंचता है तो उसे फिर आउट करार दिया जाएगा। प्रोटोकॉल के अनुसार टीवी एम्पायर द्वारा 2 मिनट की गणना पिछले विकेट के गिरने के तुरंत बाद शुरू कर दी जाती है। तो एंजेलो मैथ्यूज जो है वो आउट करार दिए गए हैं। सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की बात करें तो हमारे CV रमन साहब सुर्खियों में रहे हैं। चंद्रशेखर वेंकट यानी कि CV रमन जो हैं, इनका जन्म जो है 1888 में होता है। देश भर में 7 नवंबर को CV रमन की 135वीं जयंती मनाई गई। 1888 में इनका जन्म हुआ था, 1970 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। तमिलनाडु के ये रहने वाले थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1888 में इनका जन्म, 1970 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के थे ये। इन्होंने निम्नलिखित की स्थापना की थी, जैसे इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इसके अलावा इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1934 के तहत एक सोसाइटी रूप में पंजीकृत हैं। उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1930 में नोबेल, 1954 में भारत रत्न। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इस खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन इफेक्ट इसके अनुसार जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रमेदार पदार्थ यानी कि क्रिस्टल से होकर गुजरती हैं तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के परिवर्तन के कारण होता है। ये परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण अणुओं पर विक्षेपित हो जाती हैं। नैतिक मूल्य देखें तो वैज्ञानिक नियमों में प्रतिबद्धता, साहस और उत्कृष्टता, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी, ये इनके नैतिक मूल्य हैं। इस प्रकार हमारी आज की खबर समाप्त होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।